सबसे पहले किसी को जेलों में बंद किया जाता है तो इस देश के मुसलमानों को बंद किया जाता है। मीडिया ढूंढती है कहीं भी देश में कोई घटना घटती है तो छात्रों को बरगलाते हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, रीजन के नाम पर बांटने की कोशिश करते हैं। तो हम उनके छलावे में नहीं आएंगे। जो हमें छला गया है, खैरात थोड़ी बट रही है, मैं तो ये तो हक है हमारी। आज देश में एक जुर्म हो गया है मुसलमान होना। सिर्फ अडानी के फैक्ट्री में सब मजदूर बन जाए और एक क्रिटिकल थिंकिंग करने वाले लोग रहे ही ना, इसको तहस नहस करना चाहते हैं। तुम कौन होते हो बोलने वाले? ये तो हक है और उसमें हक से लेंगे। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। इस समय मैं मौजूद हूं जेएनयू कैंपस में और हमारे साथ मौजूद है धनंजय जी, जो जेएनयू के नए प्रेसिडेंट हैं। आखिर लगभग 1996 के बाद अब जाके लगभग 28 साल बाद, या यूं कहें कि 3 दशक के बाद कोई दलित चेहरा दोबारा से प्रेसिडेंट बना है। तो सर, सबसे पहला सवाल ही इससे जुड़ा हुआ है, दलित प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट, दोनों में कौन सी आइडेंटिटी ज़्यादा अहम है आपके लिए? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया तुषार जेएनयू आने के लिए। और मुझे लगता है कि जो संघर्षों में शामिल रहते हैं लोग, जो हर समय कैंपस को बचाने की लड़ाई में शामिल रहते हैं छात्र, तो उस आंदोलन के दौरान, उस संघर्ष के दौरान हम जाति नहीं पूछते हैं। तो मुझे लगता है कि छात्रों ने मुझे प्रेसिडेंट बनाया है, दलित प्रेसिडेंट नहीं बनाया है। हाँ, तो प्रेसिडेंट की जो भूमिका है वो उसमें तमाम लोग समाहित हैं, उनके वोट समाहित हैं, उनके मत समाहित हैं, जो वंचित तबके हैं उनके, जो महिलाएं हैं, जो छात्राएं हैं उनके, जो अलग अलग देश के हिस्सों से लोग आते हैं उनकी, सबकी आवाज़ के साथ मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया है। चलो, और एक और चीज़ है कि आपको कई लोग कन्हैया कुमार से जोड़ के देखते हैं कि आप में उनकी छवि एक नज़र आती है लोगों को। आप भी बिहार के गया से हैं, वो भी बेगूसराय से थे और लगभग एक ही परिवेश से दोनों आते हैं। तो इस कंपैरिजन को आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि इस तरह के कंपैरिजन हाँ हो रहे हैं, लेकिन आज के वक्त की लड़ाई और मजबूत हो गई है। आज के वक्त की लड़ाई देखिए कि किस तरह से हमला हम पर हो रहा है। उस वक्त में हमें नए तरीके आजमाने पड़ रहे हैं। हम जिस तरह से आंदोलन में जा रहे हैं, कैंपसेस के अंदर हम पे हमले हो रहे हैं, तो हम में और मजबूती आ रही है। तो मुझे लगता है कि वक्त अलग अलग दौर है, अलग अलग वक्त है। तो ये 10 साल के बाद एक आंदोलन यहाँ पे शुरू हुआ है जिसमें मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया है। 10 साल पहले, 9 साल पहले एक आंदोलन था जिसमें कन्हैया कुमार प्रेसिडेंट बनते हैं। तो कंपैरिजन की जहाँ तक बात है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सिर्फ बिहार के होने की वजह से कंपैरिजन हो। मुझे लगता है मुझे लगता है कि आंदोलनों की वजह से भी कंपैरिजन हो। मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं है। और इसके साथ साथ ये है कि मैं वामपंथ में हूँ, लेफ्ट का हिस्सा मैं हूँ। तो मुझे नहीं लगता है कि कंपैरिजन बहुत ही सही कंपैरिजन है, क्योंकि और वामपंथ इसलिए जाना भी जाता है और जो लोग रहते हैं उन्हीं की वजह से वामपंथ जाना जाता है। जो छोड़ के चले जाते हैं उनसे वामपंथ नहीं जाना जाता है। लेकिन ये एक और सवाल इसी से निकलता है कि आखिर जिस तरह से हम जानते हैं कि जेएनयू में जो लेफ्ट पॉलिटिक्स है वो बहुत डोमिनेट करती है, और यहाँ पे क्योंकि हम देखते हैं कि एबीवीपी जो सारे रिसोर्सेज से भरपूर, उनके पास सभी कुछ है, बावजूद यहाँ पे जगह नहीं बना पाती है। लेकिन जेएनयू से बाहर निकलने के बाद जो पॉलिटिक्स है वो बदल जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यहाँ तो ठीक है, यहाँ आसान है पॉलिटिक्स, लेफ्ट पॉलिटिक्स करना, लेकिन बाहर देश में क्यों मुश्किल होता है और क्यों फिर लेफ्ट की आइडियोलॉजी से लोग हटने लग जाते हैं? कन्हैया कुमार खुद एक एग्जाम्पल है, कांग्रेस में वो आज चले गए, क्या ऐसा कारण होता है? नहीं, देखिए, कैंपस में आपको एक कल्चर मिलता है डिबेट और डिसेंट का, कि आप बात कर सकते हैं दूसरे से। पब्लिक मीटिंग्स के जरिए हम एक दूसरे से देश भर के तमाम मुद्दों पर बहस करते हैं, बात करते हैं, निष्कर्ष पे भी पहुंचते हैं। ऐसी भी बात होती है कि हम कई चीज़ों के निष्कर्ष पे भी आते हैं और कई जगहों पे हम उसको क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, आलोचनात्मक उसका अध्ययन करते हैं, कोई भी सवाल हो देश भर के। तो एक रहता है, तो इससे ये होता है ना कि इस जगह पे, जहाँ पे बात विचार की जगह है, जहाँ 24/7 आप बात करते हैं, 24 घंटे आप ढाबा पे बैठकर, हॉस्टल रूम में जाकर बात कर रहे हैं, हर एक मुद्दों पर बात कर रहे हैं, उसकी समाज को कैसे बेहतर किया जाए, यूनिवर्सिटीज़ के किसी कमरे को कैसे बेहतर किया जाए, लाइब्रेरी में कौन सी किताब आनी चाहिए, किस तरह की किताबें होनी चाहिए, तमाम बातें होती हैं। तो जहाँ पे विचार हैं,
वहाँ पे मारपीट की कोई जगह नहीं है, वहाँ पे बाहुबल काम नहीं करता है। लेकिन वहाँ पे वायलेंस तो सर यहाँ भी वही देखने मैं बोल रहा हूँ, तो इसीलिए तो उनको रिजेक्ट किया गया ना। जी यही तो कारण रहा कि जो वायलेंस करते हैं उनको तो रिजेक्ट किया गया सीधे सीधे। जो पैसा खर्च कर रहे हैं चुनाव में, जो टीचर और पूरा का पूरा स्टेट मशीनरी लगा दे रहे हैं, उनको रिजेक्ट किया गया। क्योंकि यहाँ के छात्र समझते हैं, तार्किक हैं, वैज्ञानिक चेतना रखते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट है उनके पास, वो हर चीज़ को देखते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोग जो छात्रों को बरगलाते हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, रीजन के नाम पर बांटने की कोशिश करते हैं, उनको यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब मिलता है। जो नौकरी का वो देकर कि नौकरी लगवा देंगे, पीएचडी में एडमिशन दिलवा देंगे, ऐसे लोग सीधे सीधे रिजेक्ट होते हैं यहाँ पे। तो आपको लगा ये लालच भी दिया गया था? नहीं, मुझे तो, मैं तो पहले से लेफ्ट में हूँ, तो मुझे तो ऐसा कोई लालच नहीं मिला है। लेकिन यहाँ जो कॉमन छात्र हैं उनको बिल्कुल दिया जाता है कि अरे तुम्हारा एडमिशन करवा देंगे, तुमको सबसे पहले हॉस्टल दिलवा देंगे। लेकिन यहाँ छात्र बोलता है कि हॉस्टल मैं अकेले क्यों लूँगा, मेरे साथ एक झारखंड के इस गाँव से एक दोस्त आया है, उसको भी मेरे साथ हॉस्टल मिले। तेलंगाना के इस शहर से एक दोस्त आया है, उसको भी मेरे साथ हॉस्टल मिले, मैं अकेले क्यों लूँगा हॉस्टल? क्योंकि ये पॉलिसी लेवल की लड़ाई है कि मिले तो सबको मिलेगी, इसकी लड़ाई है। और आपके एक पुराने साथ मैं भी बोल रहा, कोई खैरात थोड़ी बट रही है, मैं तो, ये तो हक है हमारी, तो हम इसमें कोई तुम कौन होते हो बोलने वाले, ये तो हक है और उसमें हक से लेंगे। ये पॉलिसी है कि सबको हॉस्टल मिले, तो इसके लिए हम लोगों में चेतना है। और एक और चीज़ है कि जो आपके एक पुराने साथी थे उमर खालिद, कई सालों सब जेल में है, वो सिटीजन के चार्जेस उन पे लगे, और आपको नहीं लगता है कि उनकी जो एक रिलीजियस आइडेंटिटी थी उसके वजह से आज वो जेल में है? क्योंकि उनके साथ कई नेता जेल में गए जो उन्हीं के जैसे मुखर भी थे, लेकिन आज वो निकल गए। कन्हैया कुमार एक एग्जाम्पल है, या और भी कई नेता उनके साथ जेल में गए थे लेकिन सब निकल गए हैं। उन्हें स्पेसिफिक ऐसा नहीं लगता कि टारगेट किया गया? तो उसके पीछे के क्या कारण देखते हैं आप? बिल्कुल, इस देश में देखिए, आप इतिहास में जाएंगे तो फांसीवाद का कहीं भी उदय हुआ है तो एक कम्युनिटी को टारगेट करके हुआ है, चाहे हिटलर करे या आज प्रेजेंट जो रिजीम है वो करे। तो आज देश में एक जुर्म हो गया है मुसलमान होना, कि आप देखिए कि हायर एजुकेशन में भी सबसे पहले कहीं फंड काटा जा रहा है, तो मानव जैसे फेलोशिप हटाए जाते हैं, सबसे पहले किसी को जेलों में बंद किया जाता है, तो इस देश के मुसलमानों को बंद किया जाता है। मीडिया ढूंढती है, कहीं भी देश में कोई घटना घटती है तो मीडिया पूरी ताकत के साथ लग जाती है, कोई मुसलमान निकल जाए तो हम इस न्यूज़ को चलाएं। तो आप देखते रहे, तो यही है। और उमर खालिद, इस देश में ऐसे लोग हैं जो हर समय सरकार की जो एंटी पीपल, एंटी सिटीजन, एंटी स्टूडेंट पॉलिसी रहती है उसके खिलाफ पहली पंक्ति में खड़े होने वाले लोग हैं, मुखरता से बोलने वाले लोग हैं, संविधान बचाने की लड़ाई में शामिल रहते हैं, देश में मोहब्बत रहे, देश में धर्म के नाम पर फूट ना हो, उसके पैरोकारी करने वाले, उसकी झंडा बरदारी करने वाले लोग हैं। और तो वही है कि जब लोग बोलते हैं, जब उमर खालिद जैसे लोग बोलते हैं तो सरकार को चुभता है, और सरकार को चुभता है तो उसके लिए एक आसान टारगेट इस देश में मुसलमान है, तो उसको जेलों में डाल दिया जाता है। लेकिन हाँ, जेएनयू अभी भी इस बात को लेकर है, खड़ा है अपने साथी के लिए, और हमने प्रेसिडेंशियल डिबेट में बोला कि हम उनकी रिहाई के लिए पुरजोर मांग करेंगे कि और जानिए ना कि एक बीजेपी का नेता है, वो खड़े होकर दंगा भड़काता है, बहुत सारे ऐसे। हाँ, अनुराग ठाकुर हो गया, कपिल मिश्रा हो गए, कोई कार्रवाई नहीं होती है उन पे, कुछ नहीं बोला जाता है। और भी ऐसे कई, मैं जितने वीडियोस देखता हूँ, संविधान बदलने तक की बात उनके नेता द्वारा की जा रही है, बोल रहे हैं कि 400 से ज्यादा, हाँ, तो हम संविधान बदल देंगे। बिल्कुल, तो यही उनकी मंशा यही है कि देश को किसी भी तरह से, देश की जो विचारधारा है, हिंदुस्तान कहा जाता है एक बगीचा है जहाँ पे हर तरह के फूल खिलते हैं, हर तरह के लोग रहते हैं, हर एक 5 किलोमीटर पे रंग बदल जाता है, कल्चर बदल जाता है, मौसम बदल जाते हैं, इस तरह का भी होता है। लेकिन वही है कि इसको तहस नहस करना चाहते हैं, सब कुछ एक हो, सब कुछ मतलब एक तरह का हो, जैसा वो चाहते हैं। और वही बोल रहे हैं ना कि वो मतलब प्रजा बनाना चाहते हैं, नागरिक नहीं बनाना चाहते हैं। उनको लगे कि मैं मन की बात करूं, देश की जनता हाँ 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 बस करे। तो मुझे लगता है कि जेएनयू उसको नकारता है, ऐसे राजनीति को, ऐसे मन की बात को, ऐसे राजा को।
कि जो हमें प्रजा मान रहा है, लेकिन हम इस देश के नागरिक हैं और नागरिक होने के कुछ कर्तव्य हैं जिसको हम अदा कर रहे हैं, जो जिसमें सबसे पहले सवाल पूछना, जो कि हम अंतिम दम तक पूछते रहेंगे। एक और सवाल है कि ऐसा कहा जाता है, जो आपके विरोधी है खासतौर पे वो कहते हैं कि जो लेफ्ट है वहाँ पे लेफ्ट तो पेंट कर दिया जाता है जेएनयू में, लेकिन कहीं ना कहीं सारे लेफ्ट पार्टियां इकट्ठे मिल के लड़ती हैं, जिस वजह से वो जीतते हैं। कोई एक पार्टी जो है वो आइसा हो चाहे एसएफआई हो, सब मिल जाती है तब जाके लड़ती है, और एबीवीपी अकेले लड़ती है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो अकेले होते हुए भी इतने वोट्स लेके आ रही है, और आने वाले वक्त में कुछ लोग तो बंगाल से भी, वेस्ट बंगाल से कंपेयर कर रहे हैं कि भले बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी थी वो हार गई थी, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। और कहीं ना कहीं जेएनयू में भी ऐसे देख रहे हैं लोग कि हार गए हैं लेकिन वोट्स जो है अच्छे खासे मिल रहे हैं। तो आने वाले वक्त में आपको लगता है कि लोग एबीवीपी में भी भरोसा दिखाएंगे, क्योंकि काफ़ी वोट्स आ रहे हैं अब तो? नहीं, जहाँ तक अलायंस की आपने बात की कि यहाँ लेफ्ट पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा, सिर्फ लेफ्ट पार्टियों में नहीं, यहाँ के छात्रों ने भी लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। और दूसरी तरफ एक अलायंस है जिसमें सिर्फ एबीवीपी अकेले नहीं है, इस कैंपस का पूरा प्रशासन, आरएसएस की पूरा का पूरा दल, इसकी स्टेट मशीनरी पूरी ताकत के साथ यहाँ पे लगी हुई है, चुनाव लड़ रही है। तो एक बड़ा अलायंस के सामने हमारी सिर्फ आवाज़ है, छात्रों की आवाज़ है। तो इतना बड़ा अलायंस है उनका, उसको लोग नहीं देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस कैंपस में छात्रों को इन्फ्लुएंस करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं ना, जिस तरह की बहालियाँ आप हो रही है, एक विचारधारा के लोग, आरएसएस के विचारधारा के लोगों की बहालियाँ हो रही हैं। और हम लोग जानते हैं, आप जानते हैं कि हम लोग प्रोफेसर्स को कितना मानते हैं, सम्मान करते हैं कि उनकी हर एक बात को हम हाँ कर देते हैं, ऐसा है। लेकिन जेएनयू के छात्रों ने इस चीज़ को कभी नहीं नकारा, हालांकि उनकी कोशिश रही कि नई बहालियों के ज़रिए उन प्रोफेसरों को क्लासरूम में घुसाया जाए, विचारधारा को परोसा जाए, इन्फ्लुएंस किया जाए। लेकिन उसके बावजूद जितना भी उन्होंने ताकत लगा लिया, 950 वोट से हारते हैं। तो वही बोल रहे कि एक तरफ बहुत बड़ी अलायंस है और दूसरी तरफ छात्रों की आवाज़ है, कुछ लेफ्ट पार्टियां हैं जो मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, जो प्रगतिशील है, जो तरक्की पसंद है, जो हर समय जो चाहते हैं कि जेएनयू बना रहे, जेएनयू में एक इंक्लूसिव कल्चर रहे, सब आ सके, सबकी आवाज़ हो। जेएनयू की इमेज के बारे में भी मैं एक सवाल पूछूंगा कि जेएनयू की जो इमेज है, यहाँ से 2 कैबिनेट मिनिस्टर जो अभी मौजूदा कैबिनेट मिनिस्टर है वो दोनों जेएनयू के रहे हैं, और लेकिन जो एक इमेज है जेएनयू की, राष्ट्र विरोधी एक इमेज बनी हुई है, या फिर 200-300 रुपए में आप सालों साल पड़े रहें, इस तरीके की भी इमेज बनी हुई है जेएनयू की। तो आप मतलब कि इस इमेज को कैसे देखते हैं? देखिए, इमेज की जहाँ बात है, ये बनी नहीं है, बनाई गई है। अच्छा। पहली बात तो ये मैं बता रहा हूँ कि सरकार जब से आई है 2014 के बाद से, तो वो इतना उसका ईगो हर्ट हो जा रहा है जेएनयू से कि जो भी हम सवाल कर रहे हैं, वो कोई भी एंटी स्टूडेंट पॉलिसी लेकर आ रही है और उस पर हम सवाल कर रहे हैं, तो उसका सीधे सीधे दिल में लग जाता है कि ये लोग, पढ़ने वाले लोग, मेरे खिलाफ क्यों सवाल कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि हम बतौर जिम्मेदारी इसको लेते हैं। जिम्मेदारी हमारी ये है कि इस देश के लोग हमारे लिए टैक्स अदा कर रहे हैं, और देश के लोगों के लिए, समाज के लोगों के लिए बोलना हमारी जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को हम बखूबी समझते हैं। और बिल्कुल जिस तरह से देश में हायर एजुकेशन को बर्बाद किया जा रहा है और बदनाम भी किया जा रहा है, जानिए ना कि बीए खत्म होगा तभी तो एमए होगा, और एमए खत्म होगा तभी तो पीएचडी होगा। पहले तो एमफिल भी था। हाँ, एमफिल तो आपने खत्म कर दिया। तो वही बात है कि आपने इस तरह से बना दिया गया कि आप सिर्फ अडानी के फैक्ट्री में सब मजदूर बन जाए और एक क्रिटिकल थिंकिंग करने वाले लोग रहे ही ना, सिर्फ उनके हाँ में हाँ भरे, और उनके जो मित्र हैं उनके यहाँ मजदूरी करने लग जाएं सब। तो यही बात है कि वो चाहते नहीं है, हायर एजुकेशन को बदनाम कर रहे हैं इसलिए कि ज़्यादा लोग ना जाएं हायर एजुकेशन में, सीट कट कर रहे हैं कि ज़्यादा लोग ना जा पाए हायर एजुकेशन में, पीएचडी ना कर पाए। तो यही बात है, तो इसीलिए बदनाम किया जा रहा है। और देख रहे हैं कि हमला भी इस बदनामी के ही ज़रिए हो रहा है कि ऐसा बना दो जेएनयू को, यहाँ के लोग जब बाहर जाएं तो उनकी आवाज़ को ना सुना जाए, उनको टैग कर दिया जाए, आतंकवादी, नक्सलाइट, अर्बन नक्सल, और जो भी इस देश में बोल रहा है सरकार के खिलाफ। चाहे किसान अपने एमएसपी की मांग को रखते हैं, यानी हम 10 रुपये का लेस का पैकेट खरीदने जाते हैं,
तो हमें पता है उसका दाम क्या है, 10 रुपया। लेकिन किसान को अपने एक फिक्स रेट नहीं मिलता। फिक्स रेट नहीं है, उसके उसके जो उगा रहा है, जो मेहनत से उगा रहा है, उसको मिल नहीं रहा है। तो उसकी जब वो मांग कर रहा है तो उसको खालिस्तानी बता दिया जा रहा है। तो यही देश में चल रहा है, सरकार यही कर रही है। और व्हाट्सएप के ज़रिए लोग फॉरवर्ड भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार हम एक नागरिक होने के बतौर हम सबको सोचना चाहिए कि हम जो फॉरवर्ड कर रहे हैं उसको देखना चाहिए कि ये समाज के हित में है कि नहीं, देश के हित में है कि नहीं। हम सबकी एक जिम्मेदारी है नागरिक के बतौर कि देश को बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, प्रगति करनी है। कोई ऐसा ना हो देश में जो बिना रोटी खाए सोए, कोई ऐसा ना हो जिसको शिक्षा ना मिले, कोई ऐसा ना हो जिसके पास रोज़गार ना हो और सम्मानजनक ज़िंदगी ना हो। हमको आपको सबको इंश्योर करवाना है मिलके, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। बाकी नाम बहुत होंगे, बोला बहुत जाएगा, विश्व गुरु बनने ही वाला है बस, जैसे सरकार बोल रही है। तो हमें विश्व गुरु तो नहीं, लेकिन हाँ सबके पेट में अनाज हो, इसकी हमें बहुत ज़रूरत है। और एक बेहतर साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला देश बने, प्रगति की नई ऊंचाइयों को रखे और एग्जाम्पल बने पूरे मुल्क के लिए, पूरे ग्लोब के लिए कि हाँ यहाँ के लोग खुश हैं, यहाँ के लोग भूखे नहीं सोते हैं, यहाँ के लोग के चेहरों पर एक मुस्कान है। ठीक है, तो ये सब पैमानों में हम ऊपर रहें, इस बात की हम मतलब चाहते हैं कि देश के लोग ये समझें। नागरिक होने के बतौर समझना भी चाहिए। और ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, बस 2-3 और छोटे छोटे सवाल रहेंगे। तो सबसे पहले जब आप अध्यक्ष बन गए तो घर वालों का रिएक्शन कैसा था? उन्हें खुशी हुई या डर गए क्योंकि जेएनयू के आप प्रेसिडेंट बने हैं? सीधे रडार पे हो सकते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल खुशी हुई, मतलब ये मैं बोलूँगा कि उनको बहुत खुशी हुई। और वही एक भरोसा है मुझ पर उनको कि जिस तरह की मैं राजनीति में हूँ, वामपंथी राजनीति में हूँ, तो उनको भरोसा है कि ये गलत नहीं कर रहा है, मतलब हित में ही कर रहा है, समाज के हित में ही बात कर रहा है। तो यही है कि भरोसा को मैं जीता भी हूँ, तो इसीलिए उनको खुशी है। और जहाँ तक चिंता की बात है तो हर एक माँ बाप को होती है, जैसे जिस वक्त जिस तरह का ये माहौल चल रहा है कि आपके खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो भी बोल रहा है, राजा के खिलाफ जो भी बोल रहा है, उसको सलाखों के पीछे डाल दिया जा रहा है। तो एक डर भी है और माँ बाप के बतौर मतलब मुझे लगता है कि लाजिम है कि होता है। मैं तो फिर माँ बाप बना नहीं हूँ लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि मेरे पिता और माता को, क्योंकि उनकी चिंता दिखती भी है, वो बताते भी हैं कि थोड़ा बच के रहना, थोड़ा संभल के रहना, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें खुशी भी होती है कि जो भी करना मतलब बेहतर करना। तो ये सारी बात है। और लोकसभा चुनाव अनाउंस हो चुके हैं, उसके बारे में अगर आप कुछ बता पाएँ तो? बिल्कुल, लोकसभा चुनाव और जो ये चुनाव हुआ, जेएनयू का चुनाव हुआ, ये बतौर एक जनमत संग्रह के तौर पे ही हुआ कि देश के अलग-अलग हिस्सों के छात्र यहाँ पे आए और जो देश की सरकार है उसके खिलाफ एक मैंडेट दिया है इन्होंने, एबीवीपी को हराकर, बीजेपी को हराकर। तो मुझे लगता है कि देश भर के छात्रों और युवाओं में एक मैसेज गया है कि हम उनके छलावे में नहीं आएंगे। जो हमें छला गया है हायर एजुकेशन में फ़ंड कट करके, सीट कट करके, नौकरियों में जिस तरह से झूठे वादे किए गए हैं, तो इन सारे सवालों पर किसानों के साथ जो झूठे वादे किए गए हैं और किसानों को जिस तरह से आपने ज़मीन पर लाकर खड़ा कर दिया, और तो मुझे लगता है कि इस देश के तमाम हाशिए पर के लोग अब एकजुट होने के लिए तैयार हैं। और लोकसभा में ये जो मौजूदा सरकार है मुझे नहीं लगता है कि अब रह पाएगी, क्योंकि इसके लिए बहुत ही मुश्किल के दौर आ चुके हैं। और ये भी है कि जहाँ इंटरीम बजट एक ऐसा बजट होता है जहाँ वेलफेयर की बातें होती हैं, इस सरकार ने ये भी नहीं किया कि आप उम्मीद भी नहीं दी है कि आप शायद कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आपके मतलब मनसा में है ही नहीं, आपके चेतना में है ही नहीं कि देश की जनता की बढ़ोतरी के लिए, बेहतरी के लिए वेलफेयर का काम करना होता है सरकार को। तो आप सोचे कि धर्म के नाम पर लोगों में फूट डालकर आप चाहें कि राजनीति करेंगे, तो जनता इस चीज़ को समझती है। राजनीति और धर्म को अलग अलग जगह रखती है, अपने रोटी को अलग जगह रखती है, अपने रोजगार को अलग जगह रखती है, अपने भविष्य को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को, उसकी चिंता एक अलग जगह रखती है। तो मुझे लगता है कि देश की जनता बहुत समझी है इस नए सरकार से, और मुंह तोड़ जवाब जिसको बोलते हैं वो देने के लिए तैयार है। चलिए, जेएनयू से हमारी बात शुरू हुई थी और जेएनयू पे ही आखिरी सवाल और उसी से ख़त्म करेंगे। जेएनयू की एक खास बात जो आप बताएं, जो
भारत में कम से कम लोगों को जानना चाहिए जेएनयू के बारे में, जो आपको भी यहाँ आने के बाद पता चला? मुझे लगता है कि जेएनयू को लोग हर वक्त आलोचनात्मक अध्ययन कह लीजिए कि हर एक चीज़ को देखने के 2-3 तरीकों से देखते हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आप देश में व्हाट्सएप फॉरवर्ड आ रहा है तो उसको 2-3 बार चेक कर लीजिए। तो जेएनयू के लोग वो नहीं करते, व्हाट्सएप फॉरवर्ड को बहुत सीधे फॉरवर्ड नहीं कर देते हैं। वो उसके लिए पब्लिक मीटिंग भी बुला लेते हैं, उसके लिए ढाबों पर रात भर बहस भी करते हैं। ऐसे बहुत आसान नहीं है कि हाँ बस व्हाट्सएप फॉरवर्ड आप करवा ले जाएं। तो देश के लोगों को, देश के तमाम नागरिकों को एक बार रुक कर अपने व्हाट्सएप पे नज़र डालना चाहिए कि मैं जो भेज रहा हूँ सही है कि नहीं। तो मुझे लगता है ये एक मैसेज जाना चाहिए पूरे देश भर में। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ धनंजय, जो जेएनयू के नए प्रेसिडेंट है। कैसी रही हमारी बातचीत कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बातचीत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।